हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। हम ये साबित करेंगे कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे और इसके साथ साथ सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। आप कोई भी डोरी लें इनएक्सटेंसिबल, यानी कि उसमें लचक नहीं होनी चाहिए। डोरी के साथ कोई मैस अटैच कर दे, वो क्या बन जाएगा? सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। देखें, कोई भी डोरी लें टिचकों, इसके साथ कोई मैस अटैच, तो ये बन गया सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम डेफिनेशन: अ बॉब का मतलब मैस, अ मैस अटैच्ड विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, बगैर लचक वाली डोरी के साथ कोई मैस अटैच किया, तो ये बन गया सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। अब इसकी मोशन को डिस्कस करते हैं। पेंडुलम को, मैस को उठाओ, यहाँ से यहाँ पे ले आओ, टिच को टिच। डोरी कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। ये इसने तय किया, ये डिस्टेंस s, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? इस डिस्प्लेसमेंट को हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास है x। डोरी की टेंशन किधर को अमल कर रही है? ऊपर को। और इसका वेट किधर को अमल कर रहा है? नीचे को। यहाँ पे भी वेट किधर को अमल कर रहा है? नीचे को अमल कर रहा है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? जमीन की तरफ होती है। और हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी वेक्टर अगर टेढ़ा हो तो उसके हम दो कंपोनेंट बना देते हैं। देखें, यहाँ पे दो कंपोनेंट कौन से बनेंगे? ये W है वेट, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये वाला, दूसरे नंबर पे ये वाला। यहाँ पे एंगल बनेगा, और एंगल के हमेशा एक बात याद रखें, एंगल के हमेशा जो सामने कंपोनेंट बनेगा वो y वाला कंपोनेंट बनेगा, और एंगल के साथ हमेशा जो कंपोनेंट बनता होता है वो x वाला कंपोनेंट बनता होता है। अब यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू किसके होता है? mg के बराबर। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ mg, और x को ख़त्म करेंगे तो क्या लगा देंगे? cos थीटा। और यहाँ पे W की जगह पे mg, y को ख़त्म करेंगे तो sin थीटा लगा देंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला देखें, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन नीचे को है, इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर को है? नीचे को। और टेंशन की डायरेक्शन किधर को है? ऊपर को। ये ऊपर को और ये वाली नीचे को। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन और ये जो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट, ये बैलेंस हो गए, इन्होंने नहीं हिस्सा लेना। अब बाकी कौन सा बचा? mg sin थीटा। और ये देखो, इसकी डायरेक्शन किधर को है? इसकी डायरेक्शन है इधर को, वापस को। ये इस मैस को वापस लेके आएगा। हम इस मैस को ऊपर लेके गए, वापस कौन लेके आएगा? mg sin थीटा। यानी कि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? mg sin थीटा प्रोवाइड करता है, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब देखिए रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू क्या है? mg sin थीटा। हमने फोर्स इस तरफ लगाई थी हुक्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम बॉडी को लेके गए थे इस तरफ, और mg sin थीटा यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स जिस्म को लेके आ रही है वापस। दोनों बराबर होंगे लेकिन दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट। जितना दूर हम लेके जाएंगे मैस को, वापस भी उतनी ज़्यादा स्पीड से आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। ये दोनों बराबर लेकिन डायरेक्शन ओपोजिट, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, माइनस। अब हमने न्यूटन का दूसरा कानून पढ़ा हुआ है, F किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू होता है ma, और ये माइनस mg sin थीटा। m से m कैंसल, बाकी क्या बच गया? a इज इक्वल टू माइनस जे साइन थीटा। ये हमारे पास फार्मूला आ गया a का, a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। अब हम एक केस डिस्कस करते हैं कि पेंडुलम को हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मूव करवाएंगे। पेंडुलम को इधर ही बना लेंगे,
ये मैस पड़ा हुआ है, इसको हमने सिर्फ इतना सा लेके गए, इतना सा, ये वाला इतना सा लेके गए और वापस ले आए, यानी कि एंगल बहुत ही छोटा हो, इतना सा मूव किया वापस, इतना सा, जब एंगल बहुत ही छोटा, ये वाला थीटा बहुत ही छोटा हो, तब क्या है, साइन थीटा की जगह पे तब हम सिर्फ थीटा ही लिख लेते होते हैं। यहां पे आपने हेडिंग देनी है व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे हम सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस जे, साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा आ जाएगा। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। एस ये आर रेडियस है, इसको हम एल भी कह सकते हैं। देखें एस इज इक्वल टू आर की जगह पे एल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस या लेंथ बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा अगर यहाँ से हम निकालें तो थीटा किसके बराबर आएगा, एस ओवर एल, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, ए इज इक्वल टू माइनस जी, थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एस ओवर एल। अब यहाँ पे ये फार्मूला एस, देखिए ये एस था डिस्टेंस और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जब एंगल बहुत ही छोटा हो जाएगा तो एस और एक्स में कोई खास फर्क, बल्कि फर्क ना होने के बराबर रह जाएगा। हम बात कर रहे हैं व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल होगा तो देखें ये एस जो टेढ़ा है, ये तो टेढ़ा है इतना सा, ये एक स्ट्रेट लाइन ही बन गई तकरीबन, तो एस को हम एक्स भी कह सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। एस इज इक्वल टू एक्स, तो देखें यहीं पे हम पुट कर दें ए इज इक्वल टू माइनस जी, एस की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्स ओवर एल। लो जी हमारा एक बहुत बड़ा काम हो गया यहाँ तक। देखें गौर करें, जी एक कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। अब देखिए जी और एल को अगर मैं हटा दूं और दूसरे नंबर पे बराबर को हटा दूं तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो दो चीज़ें करते थे ना, एक इक्वल लगाते हैं, दूसरे नंबर पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते होते हैं। यहाँ पे हमने कांस्टेंट हटा दिए, इक्वल हटा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया, माइनस वैसे का वैसे ही और एक्स भी वैसे का वैसे ही। ये फार्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। Hence proved that the motion of simple pendulum is simple harmonic motion। साबित हुआ कि सिंपल पेंडुलम की मोशन कौन सी मोशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। नेक्स्ट क्या काम है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। वो कैसे, इसी पे देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन को गौर करो। एक्सलेशन को मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लें, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लें तो वही एक्सलेशन होता है। बाकी ये नेगेटिव है उधर, इधर आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, जे एक्स ओवर एल इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। देखें कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। x बराबर होता है एक्स एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर का पहला लेक्चर वहाँ पे प्रूव किया था। x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ये हमने प्रूव किया था वहाँ पे। अब देखें यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें, देखें कैसे, d का स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख दें,
एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइडेड बाय डी टी का स्केयर प्लस जी एक्स की जगह पे क्या पुट कर दें, एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, लो जी डिवाइडेड बाय ये एल को इधर लिख दें इज इक्वल टू 0। अब देखें इसका हमने डबल डेरिवेटिव लेना है। एक्स एम तो वैसे का वैसे ही, कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन, और ये वाला वैसे का वैसे ही। कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव लिया, साइन आ गया, आगे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो ओमेगा आ जाएगा टी की जगह पे 1 आ जाएगा और फाई की जगह पे 0। बाकी यहाँ पे बच जाएगा डी ओवर डी टी। एक दफ़ा डेरिवेटिव हमने इसका ले लिया, प्लस जी ओवर एल, ये वैसे का वैसे ही, इसको वैसे ही रहने दें, वैसे ही रहने दें, इज इक्वल टू 0। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लें, एक्स एम तो कांस्टेंट है, ये बाहर वैसे का वैसे ही, और ये माइनस भी बाहर लगा लें। साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा, और ओमेगा टी प्लस फाई वैसे का वैसे ही। आगे इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा ओमेगा बाहर आ जाएगा, एक ओमेगा पहले ही बाहर पड़ा है, तो ये बन जाएगा इसका स्केयर, टी की जगह पे 1 प्लस फाई की जगह पे 0, और बाकी ये वैसे का वैसे ही एक्स एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू 0। लो जी, अब देखें इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, दरमियान में प्लस लगा हुआ है, ये एक वैल्यू है, एक वैल्यू ये है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स एम कॉमन आ रहा है, एक्स एम, और ये भी कॉमन आ रहा है कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये आ गया बाहर, इधर क्या बच गया माइनस, और ये बच गया ओमेगा का स्केयर, ये सारी चीज़ बाहर आ गई, ये दरमियान में प्लस जी ओवर एल, ये सारी चीज़ क्या आ गई बाहर कॉमन आ गई, इज इक्वल टू 0। अब देखें ये सारी की सारी चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही, उधर जाके 0, बाकी क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये बच गया माइनस ओमेगा स्केयर प्लस जी ओवर एल इज इक्वल टू 0। अब माइनस ओमेगा स्केयर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू जी ओवर एल, या हम कह सकते हैं ओमेगा बराबर है स्केयर रूट जी ओवर एल। यहाँ तक ये इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व हो गई, ये इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व हो गई। अब हमारा बस 1 मिनट का काम रह गया, टाइम पीरियड निकालना और फ्रीक्वेंसी निकालना। तो यहाँ तक इसको नोट करें, 1 सेकंड में वो हो जाएगा। लाल रुमाल होवे बड़ा मजा आंदा है, सफर च माही नाल होवे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, कोई लाल रुमाल होवे बड़ा मजा आंदा है, सफर च माही नाल होवे। अब हमने निकालना है इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो देखें टाइम पीरियड, टी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अभी हमने निकाली, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी ओवर एल। तो यहाँ पे पुट कर दें टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट जी ओवर एल। इसको अगर मैं इधर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड। अब हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्ट होता है, टी इज इक्वल टू
एफ इज इक्वल टू 1/t। टी की जगह पे वैल्यू पुट करें, एफ इज इक्वल टू 1/t यानी कि 2π√L/g। अगर मैं इसको उठा के इधर लिखूं तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/2π वैसे का वैसे ही। अगर इसको उठा के इधर लिखें तो ये हो जाएगा g/L। ये हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। सारा काम हो गया, नोट कर लें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ओहो।